अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स। कल हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने अल्कोहल्स को कंप्लीट किया था। अल्कोहल्स के हम लोगों ने पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसकी प्रेपरेशन पढ़ी। प्रेपरेशन के बाद हम लोगों ने उसकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी। फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स के बाद हमने उसकी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कंप्लीट किए, फिर उसके यूजेस पढ़े। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ फ़िनोल्स। ठीक है, फ़िनोल के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि फ़िनोल्स होते क्या हैं। फ़िनोल्स जो होते हैं ये भी डेरिवेटिव्स होते हैं OH ग्रुप के, लेकिन इस केस में जिस तरह से अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप होता है और उसकी एक तरफ R होता है, दूसरी तरफ OH होता है, इस केस में ये जो R ग्रुप होगा ना अल्कोहल वाला, इसको अगर हम रिप्लेस कर देते हैं C6H5 के साथ, C6H5OH, यानी यहाँ पर हमारे पास है फिनाइल ग्रुप। इसको हम क्या कहेंगे? फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप के साथ जब OH अटैच होता है तो ये बना देते हैं फिनोल्स। ठीक है, इनको हम कहते हैं कि ये फिनोल्स हैं। ठीक है, फिनोल की यानी अगर आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसको C6H5 ही कहेंगे जब इसके साथ हमारे पास OH ग्रुप अटैच होगा। ये फिनोल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिनोल जो है, अब इसमें बेंजीन रिंग के साथ एक अटैच हो, दो अटैच हो, जो डायरेक्टली ये जो कार्बन होती है ना बेंजीन रिंग की, ये जो 6 कार्बन है, इनमें से किसी के साथ भी डायरेक्टली OH ग्रुप 1 या 2 अटैच हैं तो वो उन फिनोल्स की कैटेगरी के अंदर ही आएंगे। ठीक है, और सबसे जो बेसिक मेंबर है और पेरेंट मेंबर है वो फिनोल इटसेल्फ होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये होता है। ठीक है, जिसमें ये आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है कि बेंजीन रिंग है, एक तरफ ऑक्सीजन की और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये है फिनोल का स्ट्रक्चर। ठीक है, फिनोल जो होता है इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक सिंपलेस्ट कह लेंगे फिनोल का, ये जो मैंने ड्रॉ किया स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है फिनोल के अलावा, इसको हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। CARBOLIC, कार्बोलिक एसिड। एसिड कह रहे हैं चूंकि इसका मतलब इसके अंदर कोई एसिडिक प्रॉपर्टी भी मौजूद होती है। ये मैंने लिखा है कार्बोलिक एसिड। एक हमारे पास फैमिली होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड, CARBOXYLIC, और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना ये सेपरेट चीज़ होती है। ठीक है, और कार्बोलिक एसिड जो है वो फिनोल होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O OH, और इस तरफ होता है R। ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और कार्बोलिक एसिड कौन सा है? ये वाला। ठीक हो गया। अब इसको आपने मिक्सअप नहीं करना। ये अक्सर, बल्कि मैं तो कहती हूँ हर साल ही तकरीबन या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है या फिर ये MCQ में आ जाता है या लॉन्ग क्वेश्चन में इसको किसी ना किसी तरह से वो डाल देते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कार्बोलिक एसिड की जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर को पकड़ के फ़ौरन टिक कर देते हैं कि हमें तो याद है, ये तो बहुत आसान है। हालांकि कार्बोलिक एसिड जो है वो फिनोल है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ये वाला ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है, आपने हमेशा अपने जहन के अंदर रखना है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोलिक एसिड आएगा तो फिर आपने फिनोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अगर वो कहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड यानी X आ रहा है दरम्यान में, तो उस केस में आपने फिर ये वाला इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में वो बताता है कि इसको जनाब एक साइंटिस्ट था रियूंज। ठीक है, रंग कह सकते हैं कुछ लोग, रियूंज कहते हैं। इसने ऑलमोस्ट 1834 में उसने डिस्कवर किया था फिनोल को। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता दी। अब हम फ़ौरन से इसकी प्रेपरेशंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसकी प्रेपरेशंस जो हैं उसके ऑलमोस्ट आपके पास 2 मेथड्स हैं। ठीक है, वो जो 2 मेथड्स हैं वो दोनों के दोनों हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। इसकी प्रेपरेशंस ऑफ फिनोल्स या फिनोल सिंपली। ठीक है, इसके 2 मेथड्स हैं मेन। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो है वो हमारे पास है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। पहले मैं उसका बाय नेम आपको नाम बता देती हूँ कि उसको हम उसका एक नाम भी है, उसे हम कहते हैं डाउज मेथड। डाउज मेथड का मतलब क्या है कि डाउज साइंटिस्ट था, उसने जो मेथड डिस्कवर किया उसको हम डाउज मेथड कह देते हैं। लेकिन ये मेथड होता क्या बेसिकली, यहाँ इसमें हम प्रिपेयर करते हैं फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन का जो क्लोरीन के साथ डेरिवेटिव होता है उससे हम इसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब इसमें इस रिएक्शन की कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस में थोड़ी सी सेपरेट करके आपको बता देती हूँ। इस रिएक्शन की कंडीशंस ये हैं कि आपने जो टेम्परेचर है ना इस रिएक्शन का वो आपने रखना है ऑलमोस्ट 360 डिग्री C। ठीक है, और इसका आपने जो प्रेशर रखना है, प्रेशर की वैल्यू आप रखेंगे 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और इसके अंदर जो आप रिएक्टिंग रिएजेंट यूज़ करेंगे वो होगा 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है आपके पास रिएक्टिंग मटेरियल। ठीक है, रिएक्टिंग मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ये है एक, और दूसरा हमारे साथ जो है वो हमारे पास जो है वो क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन का हमने इसके साथ रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस प्रेशर एंड दिस टेम्परेचर, तो हमारे पास फिनोल जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आए हम इसका रिएक्शन लिख लेते हैं जल्दी से। क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन के साथ एक तरफ क्लोरीन अटैच है,
ये आपके पास है बेंजीन, ये इसका एक बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं इसके अंदर। आई होप आपको जिसने भी चैप्टर 9 पढ़ाया है बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। ये है आपके पास क्लोरीन, तो ये हमारे पास है किसका स्ट्रक्चर, क्लोरोबेंजीन का। ठीक हो गया। क्लोरोबेंजीन का हम जब रिएक्शन करवाएंगे 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, किसकी, ये कंडीशंस की प्रेजेंस में, यानी 360 डिग्री सी आपके पास है टेम्परेचर और 150 एटमॉस्फेयर आपके पास है जनाब प्रेशर। और ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट क्या बनाता है, ये अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स, यहाँ पर आ जाएगा OH ग्रुप, ठीक है, ये वाला OH ग्रुप। और इसके साथ इससे पहले ये बनाता है यहाँ पर सोडियम का सॉल्ट, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। मैं एक दरमियान में से स्टेप स्किप कर रही थी, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट बना है ना हमारे पास, ये वाला, ये सॉल्ट बनता है और इस सॉल्ट के साथ हमारे पास बन जाता है HCl, ठीक है। ये वाला देखें, यहाँ से ये ऑक्सीजन और Na, ये चीज़ जाके अटैच हो गई इसके साथ, ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोरीन कंबाइन करके उन्होंने बना दिया HCl। अब दोबारा इन दोनों का रिएक्शन होगा, इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में, यानी दोबारा से रिएक्शन होगा आपके पास O नेगेटिव Na पॉजिटिव, दिस इज़ कॉल्ड सोडियम फिनोऑक्साइड, सोडियम फिनोऑक्साइड का अगेन HCl के साथ रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन के नतीजे में ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के पास चली जाएगी यहाँ, और ये जो सोडियम है ये क्लोरीन के पास आ जाएगी, यानी ये बनेगा आपके पास OH प्लस NaCl, ठीक है। ये एक मेथड है आपके पास। सेकंड मेथड है जो जनाब, ये डाउस मेथड था। सेकंड मेथड है हमारे पास फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वो भी तकरीबन इससे मिलता जुलता ही है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्ट है ना वो अटैच होता है बेंजीन के साथ, ठीक है, यानी जो होता है ना SO3H, ये होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ट्रीट करवाते हैं ना तो फिर ये सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना देता है, ठीक है। तो फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका हम अगेन रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इस दफ़ा जो कंडीशंस हम रखेंगे वो 320 डिग्री सी टेम्परेचर होगा। प्रेशर वगैरह हम जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वही यूज़ करेंगे। इस केस में भी पहले हमारे पास बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, इस तरह से, यहाँ पर होगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, दिस इज़ सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। और सोडियम फिनॉक्साइड के साथ हमारे पास बनेगा सोडियम सल्फाइड Na2SO3 अलॉन्ग विद वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं दोनों। फिर ये वाला जो है ना, ये इसमें यही वाला स्टेप रिपीट होगा कि हम सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं, उसका हम HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, यानी ये O नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, इसका हम HCl के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम क्लोरीन के पास आएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो होगा जनाब एक फिनोल, ठीक है, अलॉन्ग विद सोडियम क्लोराइड। ये इसकी प्रेपरेशन के दो ही मेथड्स थे, एक फ्रॉम क्लोरोबेंजीन था और दूसरा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड या फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये दोनों मेथड्स हमारे क्लियर हो गए, हमारी प्रेपरेशन जो हैं वो वाइंड अप हो गई। आगे हमारे पास है इसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को आप लोग ज़रा गौर से देख लें। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है। पहले तो हमें देखना होता है कि उसकी फ़िज़िकल स्टेट कैसी है, उसकी खुशबू कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, ठीक है। तो फिनोल जो होता है इसके बारे में कहा जाता है कि ये जनाब कलरलेस है। पहले हम बात करेंगे इसकी फ़िज़िकल स्टेट की, ठीक है। फ़िज़िकल स्टेट यानी जो हमें नज़र आ रही है, फ़िज़िकल स्टेट में हम कहेंगे कि ये कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस होता है। दूसरा ये क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन नेचर के अलावा ये डीलिक्विसेंट का उसने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, डीलिक्विसेंट होता है। डीलिक्विसेंट का मतलब क्या है, वो सॉलिड जो बहुत जल्दी मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। डीलिक्विसेंट सॉलिड होता है। मैंने क्या मतलब बताया डीलिक्विसेंट का, कि ये हैविंग एबिलिटी टू बिहेव लाइक लिक्विड या टू बिकम लिक्विड। लिक्विड स्टेट में आने की एबिलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। डीलिक्विसेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। और इसकी करेक्टरिस्टिक फिनोलिक लाइक ऑर्डर। फिनोलिक लाइक ऑर्डर का मतलब क्या है कि फिनोल की ना एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, उसकी तरह की स्मेल किसी और चीज़ की नहीं होती, ठीक है। कलरलेस है,
कलरलेस है, क्रिस्टलाइन है, डिलिक्विसेंट है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, फिनोलिक लाइक ऑर्डर है इसकी। ये आप लोग लेबॉरेटरी में जब आएंगे तो मैं आपको फिनोल की जो प्रॉपर स्पेल होती है ना वो मैं आपको बता दूंगी, वो आप लोग सूंघ लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये थी फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी जनाब इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है फिनोल का वो ऑलमोस्ट होता है 41 डिग्री सी, ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 182 डिग्री सी, ठीक हो गया। फिर आ जाएँ इसकी थर्ड फिजिकल करेक्टरिस्टिक इसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी की जब बात की जाती है तो उसमें हम कहते हैं कि जो फिनोल है वो रूम टेम्परेचर पर स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ करती जाती है, यानी ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है कब, रूम टेम्परेचर पर, ठीक हो गया। रूम टेम्परेचर पर स्पैरिंगली सॉल्युबल है और कंप्लीटली सॉल्युबल है कब, जब टेम्परेचर हो जाता है 68.5 डिग्री सी, ठीक हो गया। तो ये कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। दूसरा इसके बारे में वो कह रहा है कि ये फोर्थ प्रॉपर्टी ये पॉइजनस होता है। पॉइजनस का मतलब क्या है, OUS, पॉइजनस, टॉक्सिक यानी जहरीला होता है। मैं यहाँ पर इसकी उर्दू लिख रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। और ये एक डिसइंफेक्टेंट होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट के ये जो होते हैं ना जर्म्स उनको किल कर देता है, ठीक है। तो इसलिए ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पर हॉस्पिटल्स और वॉशरूम्स के अंदर एज एन डिसइंफेक्टेंट्स को यूज़ किया जाता है। ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब आगे आ जाएँ, हम इसके रिएक्शंस को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्शंस को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ है इसकी एसिडिक नेचर, यानी ये जो है ना ये प्रॉपर्टी फिनोल की, जब ये मैंने कहा है आपको कि ये कार्बोलिक एसिड है, कार्बोलिक एसिड यानी इसके अंदर एसिडिटी मौजूद है। तो इसका एसिडिक नेचर या एसिडिक बिहेवियर जो है वो कहाँ से आता है उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, हम उसके बाद रिएक्शंस को देखेंगे। एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि एसिडिक बिहेवियर बेसिकली होता क्या है। एसिडिक बिहेवियर, हम किसी भी कंपाउंड को या किसी भी स्पीशी को हम एसिड या बेस कब कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट वो तमाम स्पीशीज़ जो वाटर सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस डोनेट करती हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो क्या होती हैं, एसिड। यानी हाइड्रोजन आयन जो स्पीशी डोनेट करेगी वो क्या हो जाएगी, एसिड हो जाएगी, ठीक है। तो और जो हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करती है वो होती है बेस, ठीक है। ये आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है। लेविस कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, लेविस कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है ना जनाब वो होता है बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होता है वो होता है एसिड, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक लेविस कॉन्सेप्ट है, एक आपके पास ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, एक लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है। खैर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हम फिलहाल यहाँ पर इसका एसिडिक नेचर या एसिडिक बिहेवियर देखेंगे कि इसके पास कितनी एबिलिटी है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट वाटर सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन डोनेट करने की, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दी मैंने कि ये एसिड कौन सी स्पीशी होती है जो वाटर में हाइड्रोजन आयन डोनेट करती है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स डोनेट करती है। दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि हमारे पास कोई भी स्पीशी है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कि वो एसिड की तरह बिहेव करती है, हमने ये देखना है। फॉर एग्जांपल हम फिनोल की अगर बात कर रहे हैं, फिनोल अगर ये रिएक्शन शो करेगा तो वाटर सोल्यूशन के अंदर H2O की प्रेजेंस में ये इसे क्या करना चाहिए, इसे बीइंग एन एसिड ये बनाएगा यहाँ पर O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, अपना ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा तभी हम इसको एसिड कह सकेंगे ना। ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया, ये दिस इज कॉल्ड फिनोऑक्साइड आयन। ये फिनोऑक्साइड आयन है और ये हाइड्रोजन आयन है आपके पास, ठीक है। अब इसका फिनोल के लिए एसिड मतलब ये एसिडिटी शो कर सकता है या नहीं कर सकता, ये डिपेंड करता है कि क्या ये अपनी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है या अपनी आयोनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है। ये बात जहन में रखें कि ये कौन सी फॉर्म है, अनआयोनाइज्ड। अनआयोनाइज्ड का मतलब क्या है कि अभी आयंस वगैरह नहीं बने, और ये वाली कौन सी है, आयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। आयोनाइज्ड फॉर्म में अगर वो स्टेबल है तो फिर वो एसिड आसानी यानी कि वो फिर एसिडिटी शो करेगा, लेकिन अगर वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में स्टेबल है तो फिर वो ऐसा रिएक्शन देगा ही नहीं, अपने आप को आयंस में चेंज करेगा ही नहीं। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि चूंकि हम कह रहे हैं कि ये एसिड है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है वाटर में और इस फॉर्म में रहता है। अब इस फॉर्म में ऐसी क्या चीज़ है कि जो स्टेबिलिटी ला रही है, इसको हम ज़रा सेपरेट करके ड्रॉ करते हैं और फिर हम देख लेते हैं। ये देखें जनाब, ये होता है हमारे पास फिनोऑक्साइड आयन O नेगेटिव,
ठीक है। इसका जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये रिंग के अंदर आके तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है या लोकेट करता है अपने आप को किस तरह से कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पर मौजूद है कार्बन, आप जानते हैं ना कार्बन मौजूद है। कार्बन के कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये, दो हो गए, एक ये और ये डबल बॉन्ड ये, तीन और चार हो गए। अच्छा, चार बॉन्ड्स हो गए। कार्बन मैक्सिमम चार बॉन्ड्स ही बना सकता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ग्रुप 4A के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए ये सिर्फ 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं बना सकता। जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बॉन्ड डेवलप होना है। बॉन्ड डेवलप होगा तो चार तो कार्बन के ऑलरेडी है, पाँचवां बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। अपने चार बॉन्ड्स ही रखने के लिए उसको यहाँ इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और वो इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से चेंज होगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, ये बॉन्ड्स एज इट इज़ रहे। फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो इस कार्बन के बॉन्ड्स डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। और तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड टूट गया और नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुँच गया भाई, ठीक है। अच्छा, आगे फिर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अब इधर आगे की तरफ मूव करेगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है अगेन ये किस तरह का हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड इधर है, एक यहाँ अब डेवलप हुआ है और नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। फिर नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर भी सुकून नहीं आता, ये यहाँ से दोबारा इधर आता है और ये जो डबल बॉन्ड था ना इसमें से एक बॉन्ड टूटेगा और वो दोबारा ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इसके नतीजे में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा डबल बॉन्ड इधर, फिर इधर, फिर इधर और इधर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये नेगेटिव चार्ज। अल्टीमेटली क्या हुआ है कि जो स्ट्रक्चर शुरू में स्टार्ट हुआ था वही एंड पे जाके बन गया। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो ये देखें कार्बन नंबर ये 1 2, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 6, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर भी नंबरिंग की है। पहले डबल बॉन्ड था 1 और 2 के दरमियान, 3 और 4 के दरमियान, 5 और 6 के दरमियान। अब है 2 और 3 के दरमियान, 4 और 5 के दरमियान, 1 और 6 के दरमियान। यानी बॉन्ड्स की अरेंजमेंट चेंज हो गई है लेकिन नेगेटिव चार्ज है वो पूरी रिंग के अंदर सर्कुलेट करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता दोबारा वापस इसके ऊपर चला गया। अब ये कितने स्ट्रक्चर्स हैं, 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर्स हैं जी, ठीक है। बेंजीन या उसकी तरह का कोई भी बेंजीन का स्ट्रक्चर रखने वाला कोई भी एलिमेंट जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करता है, ये स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, ये तो आपको पता है ना, आपने चैप्टर 9 में पढ़ा हुआ है। ये सारे के सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। कोई भी बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव जब बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देगा तो उसकी स्टेबिलिटी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा होगी। जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ज़्यादा हैं उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कम हैं उतनी स्टेबिलिटी कम है। इस केस में फिनोल की अनआयोनाइज्ड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो फिनोल की अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कहीं पर भी हमें नेगेटिव चार्ज नज़र ही नहीं आ रहा। नेगेटिव चार्ज कहीं आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा ना, जो सर्कुलेट करे इसके अंदर नहीं है। तो इसके सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं जनाब, एक ये वाला है जो मैंने ड्रॉ किया और दूसरा जो मैं अब ड्रॉ करने लगी हूँ उस केस में डबल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड इधर है। दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, सिर्फ डबल बॉन्ड्स की अरेंजमेंट फ़र्क है। इसमें सिर्फ दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो रहे हैं अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, और आयोनाइज्ड फॉर्म में 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। और मैंने आपको बताया जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। व्हाट डज इट मीन कि इसकी आयोनाइज्ड फॉर्म इज़ मोर stable and unionized form is least stable. Why? Ionized form has greater number of resonance structures while unionized form has less resonance structures. That's why we can say that the ionized form is more stable in comparison to that of अनआयोनाइज्ड फॉर्म। तो फिनोल अपनी आयोनाइज्ड फॉर्म में रहना पसंद करता है, यानी वो आराम से अपने हाइड्रोजन आयंस देता जाएगा और अपने आप को आयोनाइज्ड फॉर्म में लाता जाएगा और इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाता जाएगा। समझ आ गई बात की? तो इस वजह से चूंकि इसके लिए फिनोल के लिए हाइड्रोजन आयन डोनेट करना आसान है, अपने आप को लीस्ट स्टेबल से हायर स्टेबल स्टेट की तरफ लेके जाना आसान है, तो वो हाइड्रोजन को निकालता जाएगा और एसिडिक बिहेवियर अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट शो करता जाएगा। दैट्स वाई हम कहते हैं कि इसका बिहेवियर जो है वो एसिडिक होता है। हाँ, इसमें इतना सब कुछ होता है लेकिन इसके बावजूद फिनोल जो है इसकी एसिडिक नेचर जो है उसके बारे में कहा जाता है कि ये अल्कोहल्स की निस्बत इसके कंपैरिजन की जब बात की जाए तो फिनोल्स आर हैव ग्रेटर एसिडिटी, ठीक है, अल्कोहल्स के मुकाबले में। लेकिन फिनोल्स जो हैं उनकी लीस्ट एसिडिटी है इन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में
थोड़े एसिडिक हैं, अल्कोहल्स के कंपैरिजन में मोर एसिडिक हैं। ठीक है, अब ये एसिड होते हैं अपने इस बिहेवियर की वजह से, लेकिन वीक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले में क्यों होते हैं? क्योंकि फिनोल्स जो हैं डज नॉट अफेक्ट द लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के बारे में आप जानते हैं ना कि ब्लू को रेड कर देते हैं जो एसिड्स होते हैं। तो फिनोल है तो एसिडिक, ठीक है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से चूंकि लेस एसिडिक है, इसलिए ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर पाते, जो ब्लू है उसको रेड नहीं कर पाते। दूसरा उसने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि इसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है वो होता है 1.3 × 10⁻⁻10। के ए जितना ज़्यादा होता है उतना एसिड स्ट्रांग होता है, के ए जितना कम होता है उतना एसिड वीक होता है। तो ये देखें 10⁻⁻10 है ना, है एसिडिक, के इसलिए निकाली है ना, लेकिन लीस्ट एसिडिक है। ठीक है, दूसरी बात इसके अंदर हम ये कहते हैं कि जब फिनोल जो है इसको वाटर के अंदर हम डालते हैं, फिनोल व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, वाटर के अंदर इसका सोल्यूशन बनाते हैं, तो उन दोनों का जो सोल्यूशन बना है उस सोल्यूशन की पीएच जो होती है वो ऑलमोस्ट होती है, आप कह सकते हैं कि 5 to 6। और आपको पता है ना ये पूरा एक स्केल होता है, यहाँ पर होता है 7, ठीक है, यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होता है 14। ठीक है, 7 पर होती है स्पीशीज न्यूट्रल, जानते हैं आप लोग। 7 से हायर होते हैं बेसिस और 7 से लोअर होते हैं एसिड्स। और जो 5 to 6 पीएच का ये सोल्यूशन बनता है फिनोल का वाटर में, तो फिर ये 7 से नीचे आ रहा है ना 5 to 6, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है ये जनाब एसिडिक है। समझ आ गई बात की? ठीक है, आगे उसने ऑर्डर बताया हुआ है हमें कि सबसे ज़्यादा, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से बात करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिनोल्स, फिनोल के बाद आता है वाटर, और वाटर के बाद जाके कहीं आता है अल्कोहल्स। ठीक है, समझ आ गई बात की? ये उसने बताया हुआ है हमें एसिडिटी का ऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक इसका एसिडिक नेचर जो है कंप्लीट होगी। यहाँ पर वो आपसे पूछ सकता है कि वाई फिनोल शो एसिडिक नेचर, तो इसमें आपने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, आगे अब आ जाए जनाब इसके रिएक्शंस की तरफ। रिएक्शंस मैंने आपको कल बताया था कि REX जो है ये रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म होती है, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, सॉरी फिनोल्स, फिनोल्स पढ़े हम, रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स जो हैं ये भी दो तरह के रिएक्शंस देते हैं। एक वो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं जनाब इसकी जो ड्यू टू OH ग्रुप होते हैं। फिनोल का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ये है OH। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो ड्यू टू OH हैं, OH की वजह से रिएक्शंस होंगे वो सारे के सारे, और कुछ ऐसे हैं जो ड्यू टू बेंजीन रिंग, जिसमें OH की वजह से होंगे उसमें बेंजीन रिंग का कोई रोल नहीं होगा, और जिसमें बेंजीन रिंग की वजह से होंगे उसमें OH का कोई रोल नहीं होगा। पहले हम वो रिएक्शंस देखते हैं जिसके अंदर OH ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं। तो उस केस में पहले हम ये वाले रिएक्शंस डिस्कस कर रहे हैं, A टाइप के रिएक्शंस जो कौन से हैं, ड्यू टू OH ग्रुप। इसमें हमारे पास 3 रिएक्शंस आते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि हमने रखा है फिनोल, इसने बनाना है सॉल्ट। ठीक है, ये हैं इसके तीनों बॉन्ड्स। ठीक है, ये है इसका OH ग्रुप। ठीक है, इसका हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, वही पीछे जो हम प्रेपरेशंस वगैरह में रिएक्शंस देख रहे थे। तो ये बना देता है जनाब O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक हो गया, और अलॉन्ग विद H2O। ठीक है, ये इसका हो गया सॉल्ट फॉर्मेशन का रिएक्शन। आगे हमारे पास है ईस्टर फॉर्मेशन, सेकेंड टाइप का रिएक्शन। ईस्टर फॉर्मेशन रिएक्शन जो होता है उसके अंदर हम इसमें क्या करते हैं, फिनोल लेते हैं। ठीक है, ये वाला OH, इसका हम रिएक्शन कराएंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ। एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3 डबल बॉन्ड OCl। रिएक्शन जो होना है ना वो किस तरह से होना है कि ये H और ये Cl इन्होंने बाहर निकल के HCl बना देना है, और ये वाला ग्रुप जो है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास वो होगा O ये वाला। ठीक है, ये वाला फिनोल का, आगे C डबल बॉन्ड O ये वाला, CH3 ये वाला, ये पूरा ग्रुप अटैच कर दिया मैंने साथ, प्लस HCl। ठीक है, तो ये जो बना है हमारे पास प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं जो थर्ड टाइप के इसके रिएक्शंस हैं, यानी थर्ड जो रिएक्शन है ड्यू टू OH ग्रुप वो कौन सा है।
वो है हमारे पास जनाब रिएक्शन विद जिंक। रिएक्शन विद जिंक कह सकते हैं या रिडक्शन विद जिंक कह सकते हैं, आप जो भी आप कहना चाहते हैं। थर्ड टाइप का रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, उसमें क्या आता है, रिडक्शन विद जिंक डस्ट। इसमें क्या होता है, आपके पास फिनोल है OH, इसका हम डायरेक्ट जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, और इसको हम दोनों के मिक्सचर को थोड़ा सा हीट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो होती है प्योर बेंजीन साथ में जिंक ऑक्साइड। ये बन गई आपके पास बेंजीन। ये वो रिएक्शंस हो गए जो OH ग्रुप की वजह से थे। आगे हमारे पास हैं कौन सी रिएक्शंस, सेकेंड टाइप के B टाइप के रिएक्शंस, जिनमें हम कहते हैं कि रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। अब इसमें OH का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ठीक है। ये आपने चैप्टर 9 के लास्ट और दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के अंदर भी इस तरह के रिएक्शंस पढ़े होंगे। सबसे पहला रिएक्शन है हमारे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन वाले रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं उधर भी, बेंजीन वाले चैप्टर में भी, चैप्टर 9 में भी। हम यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, हमने क्या करना है कि आपके पास है बेंजीन रिंग ये वाली, यहाँ पर अटैच है OH, ये बन गया फिनोल। रिएक्शन किसकी वजह से होना है, बेंजीन की वजह से। हम इसके अंदर डालेंगे 2 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रेशन करानी है तो नाइट्रिक एसिड डालेंगे। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। हम इसको थोड़ा सा इस तरह करके लिख लेते हैं कि OH को सेपरेट और NO2 को सेपरेट करके लिख लेते हैं, ठीक है। बॉन्ड टूटना है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास फिनोल है, हम 2 ले रहे हैं मॉलिक्यूल्स इसके HONO2 के, ठीक है, और रिएक्शन करा रहे हैं हम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। आपको पता है कि आपने अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि फिनोल में बेंजीन के साथ चूंकि OH ग्रुप अटैच है, तो OH जो होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी ये जो इनकमिंग रिएजेंट होगा ना उसको या ऑर्थो पोजीशन पे भेजेगा या पैरा पोजीशन पे भेजेगा। हमारे पास एक प्रोडक्ट बनना है जिसमें NO2 इधर जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट बनना है OH जिसमें NO2 ने आना है इधर, ठीक है, और साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं H2O। अगर हम इसके साथ कुछ इस तरह की कंडीशंस रखें कि फिनोल है हमारे पास, फिनोल को हम एक ही फिनोल लेंगे और हम 3 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं जनाब नाइट्रिक एसिड के, इसको हम हीट करेंगे, यानी ये हमने लिया 1:3, 3 इसके हैं और इसका 1 है। तो इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनना है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, कन्वर्जेंस वगैरह में भी आ जाते हैं। OH को तो कुछ नहीं होना, वो यहीं रहेगा। डबल बॉन्ड्स भी ऐसे ही रहेंगे। एक NO2 इधर आएगा इस ऑर्थो पोजीशन पे, एक NO2 इस ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा और एक NO2 पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, और साथ में 3H2O, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। ये जो प्रोडक्ट बना ना हमारे पास, ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। ये देखें, ये है फर्स्ट पोजीशन इसकी होगी 2 3 4 5, ये 6 कार्बन है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। क्या नाम मैंने लिखा है, बोला है 2,4,6 डैश ट्राई प्रीफिक्स नाइट्रो ग्रुप्स हैं और फिनोल पेरेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका एक कॉमन नेम होता है, इसे हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज पिक्रिक एसिड, ड्रॉ द फार्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड, हाउ यू कैन प्रिपेयर पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल। इस तरह से ये 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने फिनोल लेना है, उसका आपने नाइट्रिक एसिड के साथ 1:3 में रिएक्शन कराना है, तो आपके पास ट्राई नाइट्रोफिनोल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल या पिक्रिक एसिड जो है प्रिपेयर हो जाएगा, और पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, ठीक हो गया। आगे हमारे पास है सेकेंड रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, वो है सल्फोनेशन। उसमें भी यही होगा कि हम जो सल्फोनेशन के दौरान जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन उसके पास 2 ही ऑप्शन होंगे, और 2 या पैरा पोजीशन पर वो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास है सिमिलरली फिनोल OH, ठीक है, हम इसके भी 2 लेंगे और 2 हम लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के H2SO4 के, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स लिए। इस रिएक्शन को भी हमने इन दोनों रिएक्टिंग मटेरियल्स को हीट किया। हीट करने के बाद इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट आप मुझे बताएं कौन सा बनेगा जनाब,
पता होना चाहिए आपको कौन सा बनना है। एक बनेगा ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा, क्या आएगा, SO3H, और दूसरे केस में OH यहाँ पे है, पैरा पोजीशन पर आ जाएगा SO3H, और साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सीबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये उसने लिखे हुए हैं नाम आपकी बुक के अंदर, मैं इतने लंबे नाम नहीं इसके अंदर लिख रही क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ठीक हो गया, ये है इसका सल्फोनेशन का प्रोडक्ट। आगे हमारे पास थर्ड टाइप के रिएक्शन है जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती है, वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में यानी हेलोजेंस का ऐड होना, हेलोजिनेशंस, हेलोजन का ऐड होना। हेलोजेंस क्या होते हैं, हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की बात नहीं करते क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हम फिनोल का एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सोल्यूशन यानी वाटर के अंदर हमने फिनोल डाला है, उसको हमने डिजोल्व किया है, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल हो गया, ये एक्वस सोल्यूशन ऑफ फिनोल बन गया। इसके अंदर हम डालेंगे ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर यानी जो लिक्विड ब्रोमीन होती है ना, उसको हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन के यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये लिक्विड स्टेट में है, ये भी लिक्विड स्टेट में इसका वाटर के अंदर सोल्यूशन बना हुआ है, और ये ब्रोमीन वाटर है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ब्रोमीन वाटर, लिक्विड ब्रोमीन को कहते हैं। जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपको पता है कि फिनोल इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। एक ब्रोमीन, पहले OH ड्रॉ करें, बॉन्ड्स ड्रॉ करें, एक ब्रोमीन इधर आ जाएगी, एक ब्रोमीन इधर आ जाएगी जनाब, एक ब्रोमीन इधर आ जाएगी। ठीक है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो ग्रुप्स ऑर्थो पोजिशंस पर आ जाएगी और बनेंगे 3HBr। ठीक है, इसका क्या नाम होगा भाई, 1 2 3 4 5 और 6 वाली कार्बन है सेकेंड पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर, सिक्स पोजीशन पर, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। ठीक हो गया, ये इसका नाम है भाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फोर्थ रिएक्शन इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग, वो है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, हम क्या करते हैं हाइड्रोजिनेशन कराने के लिए, हमेशा हमें पता है हमने हाइड्रोजन ऐड करानी है, तो हाइड्रोजिनेशन ऐड कराने के लिए या हाइड्रोजन ऐड कराने के लिए हमारे पास हाइड्रोजिनेटिंग एजेंट होते हैं। निकल हो सकता है, प्लाटिनम हो सकता है, प्लाडियम हो सकता है, और साथ हम टेम्परेचर रखते हैं 150 डिग्री C से 200 डिग्री C तक, तो हाइड्रोजिनेशन हो जाती है। हम इन तीनों में से कोई भी मेटल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लाटिनम और प्लाडियम ये एक्सपेंसिव मेटल्स होती हैं, इसलिए निकल जो है ये थोड़ी सी कह लें कि चीप होती है, सस्ती होती है, तो हम निकल यूज़ कर लेते हैं अलॉन्ग विद दिस टेम्परेचर। यानी हमने क्या करना है, फिनोल लेना है। ठीक है, OH ग्रुप यहाँ पर अटैच है, तो ये हो गया फिनोल। फिनोल का जब हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ, 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के लेंगे तो तीनों बॉन्ड्स रिड्यूस हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। एंड टेम्परेचर कितना है जनाब, 150 डिग्री C टेम्परेचर हमने लेना है। तो OH को चूंकि कुछ नहीं होना क्योंकि ये रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग है, OH ऐसे ही रहेगा, ये तीनों बॉन्ड्स इसके रिड्यूस हो जाएंगे। ये बॉन्ड रिड्यूस होगा, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, एक मॉलिक्यूल इधर आएगा, 3 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं ना, 1:3 में ले रहे हैं 3 मॉलिक्यूल्स, तो एक मॉलिक्यूल में H2 है यानी 2 हाइड्रोजन हैं, 2 इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, 6 हाइड्रोजन हो गई, 6 ही रिएक्ट कर रही थी, तो ये बना देगा साइक्लो हेक्सानोल। ठीक हो गया, ये हमारे पास था इसका बेंजीन जो रिंग इन्वॉल्व है उसके रिएक्शंस में किए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, वो रिएक्शन पेपर में भी आता है, आप उस रिएक्शन को देखेंगे तो बड़े गौर से देखना है, वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, उसमें जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसके स्ट्रक्चर को वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे सकते हैं। ठीक है, वो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम उस रिएक्शन को कर लेते हैं, वो है रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। एक नाम इसका ये है रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, एक नाम इसका ये होता है बेकेलाइट फॉर्मेशन। ये जो बेकेलाइट मैंने वर्ड लिखा है ना, बेकेलाइट फॉर्मेशन, इसमें ये जो बेकेलाइट है ना, ये एक प्लास्टिक टाइप मटेरियल होता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ये पॉलीमर होता है, पॉलीमर से प्लास्टिक बनती है ना। ठीक है, पॉलीमर होता है, प्लास्टिक टाइप मटेरियल होता है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये किस तरह से बनता है ये मैं आपको बता देती हूँ, आप इस रिएक्शन को बड़े गौर से देखेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, आपके पास है फिनोल, रिएक्शन की पहले केमिस्ट्री बताती हूँ कि रिएक्शन में होता क्या है बेसिकली। इसके आप 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, OH ग्रुप यहाँ अटैच है, फिनोल है, इसका आपने कराना है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। प्रोडक्ट जो बनता है इसके भी हमने 2 लिए हैं,
और ये हमने रिएक्शन कराना है डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। डाइल्यूट बेस का मतलब है डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा वो होगा, यहाँ पर OH है, एक CH2OH इधर आएगा, ये CH2 है ना, O और हाइड्रोजन आती है वाटर से, ठीक है। एक ये बनेगा प्रोडक्ट अलॉन्ग विद दिस OH, CH2OH। ये होता है जनाब पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ये ऑर्दो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ पॉलीमराइज करते हैं तो हमारे पास बेकिलाइट फॉर्मेशन बनती है। वो किस तरह से है मैं आपको बता देती हूँ, उसका रिएक्शन भी। हाँ, जब हम N यूज़ करेंगे ना फिनोल के मॉलिक्यूल्स, N नंबर ऑफ फिनोल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, N नंबर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो N नंबर ऑफ वाटर्स इसमें से निकलेंगे और हम इसका NaOH यानी डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करा रहे हैं। प्रोडक्ट जो बनेगा ना उसको गौर से देखें। सबसे पहले आपने ड्रॉ करनी है 4 बेंजीन रिंग्स, 1 2 3 और ये 4। ये इसके बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स ड्रॉ कर दें, बेंजीन रिंग्स बन जाएंगी, ठीक है। ये है इसका OH फिनोल का इधर है, इसका OH इधर है, ठीक हो गया। ये जो फिनोल है ना ये उल्टे हैं, इसका OH इधर है, इसका OH इधर है। अब इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो रहा था ना एक CH2OH, ऑर्थो पोजीशन पर CH2 इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है। इधर से CH2 है वो बाहर की तरफ जा रहा होगा, इधर से CH2 है वो भी बाहर की तरफ जा रहा होगा। और एक अटैच होता है पैरा पोजीशन पर CH2 यहाँ पे, ये और ये, एक CH2 यहाँ पे और एक CH2 यहाँ पे, सिमिलरली CH2 यहाँ पे। ये जो स्ट्रक्चर है ना इसके N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जनाब दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेकिलाइट पॉलीमर। ये प्लास्टिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका जो फिनोल का पोर्शन है वो ख़त्म हो गया। आज के लिए इतना इनफ है, ठीक है। बाकी जो पीछे रह गया है इसका जो ईथर्स वगैरह वाला पोर्शन है वो वैसे तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं देख लूँगी अगर करवाना ज़रूरी हुआ तो मैं करवा दूँगी आपको, ठीक हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।